अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। तो मैं लेकर आ चुकी हूँ रोहिया अदा की 66 सेकंड लास्ट एपिसोड के 5-6 पार्ट्स होंगे, जैसे हमेशा मेरे हर नॉवल की लास्ट के पार्ट्स होते हैं। तो आज की सेकंड लास्ट एपिसोड है, बहुत ही स्पेशल और हॉट रोमांटिक सी। बिना टाइम जाए कि मैं आपको लेकर चलती हूँ आज की मेगा जबरदस्त एपिसोड की तरफ। तो लेट्स स्टार्ट। अभी रज़ा संभला ही कि सारिम ने दुगनी कुव्वत से इसका गिरेबान अपने हाथों में दबोचते उसकी गर्दन ऐसी दबाई कि अगर जरा दबाव और आता कोई हड्डी टूट जाती। तुम्हें क्या लगता है जिसने अपनी संगदिल माँ के हिस्से की गोली बिना डरे सीने पर खा ली थी, वो अपनी मेहरबान महबूबा के लिए दिल छलनी नहीं करवा सकता? भूल है तुम्हारी। बताओ कहाँ है फातिमा गुल? वरना मेरी उम्र पर मत जाना। मेरी कुव्वत तुम्हारे इन मस्टंडे गार्ड से 100 गुना ज्यादा है। आज या तुम मरोगी या मैं, पर जीते जी हार नहीं मानूंगा। रजा के गार्ड्स तो सारिम की हिम्मत पर ही सदमे में चले गए, जबकि रजा ने इन सबको इशारे से बंदूक के नीचे करने का कहा, क्योंकि बोलने लायक तो इसे सारिम ने छोड़ा ही ना था। सर, पुलिस ने बंगले को चारों तरफ से घेर लिया है। अभी वो आदमी संभला ही था कि बाहर वाले दो गार्ड्स अंदर दौड़े, जबकि सारिम ने रजा की फटी आंखें देखते महजूज मुस्कुराहट दी। अच्छा, तू तू पुलिस लाया है तभी अकड़ रहा था, पर तू फातिमा गुल को दोबारा मुझसे छीन नहीं सकेगा। वो अभी भी गर्दन पर ढीली पड़ती गिरफ्त के बदले फंकारा। जबकि नूह और इम्ताब एक साथ गेट से एंटर हुए, तो सब गार्ड से बंदूकें नीचे करवाने के बीच नूह परेशान हुआ, क्योंकि रजा की गर्दन सारिम के हाथ में दबी थी और कुछ भी हो सकता था। सारिम, हटो इससे दूर। नूह ने रजा पर गन ताने सारिम को ऊंची आवाज में चिल्ला कर कहा, पर सारिम ने इसे ना छोड़ते घुमाकर परे धकेला। जबकि गिरते हुए रजा पागलों की तरह जब हंसा जबकि गिरते हुए रजा पागलों की तरह जब हंसा, तो सारिम, इम्ताब और नूह के चेहरों पर एक सी तारीकी छाई। वो कमीना आखिर हंस क्यों रहा था? अगर तुमने फातिमा गुल के साथ कुछ किया है तो मैं तुम्हारे टुकड़े करूंगा, याद रखना। सालिम ने इस खबीस को देखते वार्न किया, जबकि वो नूह को इशारा करता अंदर दौड़ा। नूह हंसते हुए रजा के करीब ही दो जानों बैठा और गन की नोक उसके रुखसार से जोड़ी, तो रजा की वहशियाना हंसी में सुकून आया। शर्म नहीं आई? अपनी बेटी की उम्र की लड़की पर नजर रखते, पालने पोसने का ये तावान लेते हैं मिस्टर रजा? घिन आ रही है मुझे तुम जैसे पढ़े लिखे डिसेंट और कामयाब तरीन आदमी से। सब वेस्ट कर दिया। तुम जानते हो किडनैपिंग का केस है, 6-7 साल चलेगा। फिर तुम्हारी ये रही सही जवानी भी मर चुकी होगी, किसी आंटी लायक भी ना रहोगे। रजा की आंखों में जैसे अंगारे जल रहे थे। वो नूह की बातें सुनता सर झटक कर फंकारा। इम्ताब भी सर पर आ रुका। मैंने सिर्फ किडनैप नहीं किया, उसका हाथ भी जलाने की कोशिश की। रजा के बेतासुर लहजे पर नूह की कनपट्टी की रग तनी, जबकि इम्ताब ने भी हैरत से इस आदमी को देखा जो बहुत आराम से ये बता रहा था। लेकिन क्यों? नूह ने उसका जबड़ा मजबूत हाथ में दबोचा। वो डाइवोर्स पेपर्स पर साइन नहीं कर रही और ना मुझे करीब आने दिया। बहुत कोशिश की पिछले कई दिन, दीवाना हूं मैं उसका। वो दोनों ही गुस्से से तप गए। लानत हो ऐसी दीवानगी पर। ये दीवानगी नहीं, हबासत है तुम्हारे अंदर की। वो मासूम सी बच्ची है, बेशर्म आदमी। इम्ताब, कोई और केस बनता है इस पर भाई, क्योंकि मैं अपने छोटे भाई की जिंदगी में ये मनहूसियत दोबारा नहीं चाहता। अव्वल जुमले नूर रजा से बरसते लहजे में कहता, इम्ताब को बैठे बैठे देखने लगा, जो आगे से मुस्कुराया। हाँ, मैं तो केस ठोकने के लिए रह गया हूँ और मुजरिमों को दबोचने के लिए। इम्ताब के लहजे की वो साबिका बरहमी अब तक कायम थी। नहीं, दुआ है जल्द बाप भी बन जाओ। मेरी दुआ देर से सही लगती जरूर है। उन्होंने मुस्कुराते हुए इन हफा नाराज आंखों में ये कहे आमादगी के रंग भरे। इम्ताब का कहकहा बेसाहता था। रजा की तो बैंड बज चुकी थी। जबकि सारिम ने हर जगह फातिमा को ढूंढा। जब वो बेसमेंट में आया तो वो अपना हाथ दबाती दबा दबा रोती दीवार से लगी नीचे जमीन पर ही बैठी थी। बेसमेंट में घुसते ही एक पल तो सारिम का दिल कटा कि वो एक सिंगल शर्ट और ट्राउजर में थी और यहाँ हड्डियां जमाने वाली ठंड थी। सारिम आगे आया तो इसे फातिमा की शर्ट गिरेबान से फटी नजर आई।
बाल बिखरे जबकि उसके पैरों में पर भी धूल जमी थी। फातिमा गुल। वो अपना कोट उतारता बेख्तियार उसे पुकारता। उसकी तरफ बढ़ा तो फातिमा ने जल्दी से सर उठाए देखा। उसके पास आकर बैठा। उसके गिर्द अपना कोट पहनाते ही अपने सीने लगा क्या। और इस मानूस गिरफ्त के मिलने की देर थी वो फूट फूट कर रो दी। सारिम अंकल बहुत बुरे हैं, उन्होंने मुझसे डाइवोर्स पेपर पर साइन करवाने की कोशिश की, मुझसे जबरदस्ती की भी कोशिश की। तुम कहाँ थे? तुम्हें जल्दी आना चाहिए था। उन्होंने मेरा हाथ भी जलाया। वो रोती रोती कांप भी रही थी और शिकायतें भी लगा रही थी। सारिम का दिल जैसे सही मायनों में दर्द से रोशनास तो आज हुआ। मुझे लगा मेरे चिपकू होने ने डरा दिया आपको, तभी स्पेस जा रही हैं। वो कमीना आपके फोन से मुझे मैसेज कर रहा था, कैसे पता चलता? फिर मुझे घर से कोई निकलने, दूर बेड से हिलने भी नहीं दे रहा था। प्लीज माफ कर दे। अभी अच्छे वाला आशिक और हस्बैंड नहीं होना, तभी आपकी तकलीफ समझने में देर कर दी। बस इसी तरह इसे जमीन से उठाता, अपनी बाजुओं में बसाए ही दुगनी अजियत से शिकवों का जवाब दे रहा था। जो सिसकियां घोटती कुछ पल में सुकून पाने लगी। सारिम ने उसको पकड़कर खुद से दूर किया और उसके हाथ का जायजा लिया जो बैग से जला हुआ था। जख्म बना था, सुर्खी हो रही थी। तुम यहाँ कैसे पहुंचे सारिम? बाहर तो बहुत गार्ड्स थे, कुछ किया तो नहीं उन्होंने तुम्हारे साथ? वो दूसरे हाथ से उसके सीने पर धीरे से हाथ फेरती, इन सुर्खोती आंखों में झांकी जिनकी तवज्जो फातिमा के जले हाथ पर थी। छोड़ें अभी सब कुछ, मेरे साथ हॉस्पिटल चलें। आपके इस दर्द और जलन का कुछ हो फिर बात कर पाऊंगा। वो बस फातिमा को देखे बिना उसका माथा चूमे अपने साथ लेकर चलने लगा। जब फातिमा के नंगे पैर देखते, जल्दी से अपने शूज खड़े खड़े उतारे। फातिमा ने दम साधे सारिम के मुंह की तरफ देखा। इन्हें पहन ले, वो प्यार से इसे समझाते बोला, पर वो हनूज इसे ही देखती रही। और तुम? आवाज में सिलवटें पड़ी। उसके पैरों में बैठे बारी बारी उसके दोनों पैरों को अपने शूजों में मुकीद कर गया। फिर उठकर सवाल करती फातिमा गुल के रूबरू रुका। अच्छा हस्बैंड और आशिक बनने की कोशिश करता हूँ। उसके मोजे वाले पैर और अपने पैरों में उसके शूज देखती, भीगी आंखों से ही मुस्कुराती, जैसे हर तकलीफ कहीं दब गई हो। उसे साथ लगाए बाहर लाया, तब तक रजा साहब की जेल की सौगात खाने की तैयारी हो चुकी थी, जबकि नो इन दो का ही मुंतजिर था। नामा का मैसेज आया था। नू बस इसी को देख रहा था। वो रेगुलर चेकअप के लिए हॉस्पिटल जा रही थी। किरण से अपॉइंटमेंट था, यही बताने को मैसेज था। नू नाराज था कि उसने अभी तक उसे विश नहीं किया था। नू ने अपनी तवज्जो जरा सामने की और इन दो की तरफ बढ़ा। बच्चे ठीक हो तुम? नू ने आगे बढ़ते रोना रोक के आती फातिमा के सर पर हाथ रखते पूछा, तो वो जल्दी से नफी में सर हिला गई। शुक्र है अल्लाह का कि कुछ अनहोनी नहीं हुई। सारिम ध्यान से जाओ, इसे हॉस्पिटल लेकर, फिर इसे सीधा विला ले आना। अब से तुम हमारे साथ रहोगी। सारिम की बीवी की हैसियत से परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम्हारे अंकल की अकल मुरम्मत करके ही आजादी मिलेगी अब उनको। जाओ शाबाश। उन्होंने शफकत के संग दोनों को एक दूसरे की हिफाजत में देते रुखसत किया, जबकि खुद वो इम्ताब के साथ जरा पुलिस स्टेशन जाकर कुछ मामला जानने वाला था। कल से वो हॉस्पिटल ही था, एक इमरजेंसी पेशेंट की वजह से। उस जिम्मी की क्या सजा होगी और बाकी लाया अमल। वहीं नामा ने गाड़ी एहतियात से ड्राइव की। हॉस्पिटल के बाद वो दोनों भाइयों के लिए रात का गिफ्ट भी लेने वाली थी। किरण ने इसे आज भी स्पेशल सर्विस दी थी। जबकि अल्ट्रासाउंड करते हुए नामा ने किरण को देखा, फिर उसका हाथ आहिस्तगी से पकड़ा। किरण। नामा की पुकारने पर किरण ने स्क्रीन से तवज्जो हटाते फौरन नामा पर दी। हाँ नामा, क्या हुआ मेरी जान? किरण के इतने प्यार से जवाब देने पर नामा की आंखें गुलाबी सी हुई। अपना जुर्म जैसे सांस बंद करने लगा। वो जानती थी उसका इकरार है जुर्म नो को फिर हर्ट करेगा, पर वो बेबस थी। वो ऐसी थी ही नहीं कि ज्यादती कर देने पर सुकून में रहती। मुझे कुछ कन्फेस करना है। नामा की उदासी देखते किरण ने टिश्यू से नामा के पेट पर लगाई, जल साफ की और बेड ग्राउंड से लगकर लेटी नामा के पास ही बैठी। हाँ कहो, मैं सुन रही हूँ। किरण ने सारी तवज्जो नामा को देते उसका हाथ भी पकड़ा। मैंने इम्ताब भाई के मैसेज को गलत समझा। कोई भी होता गलत फहमी में पड़ जाता। ऑलरेडी नू के पीछे गे पड़ा था। मेरे माइंड में वही चल रहा था।
इस आदमी की मैंने अपनी एक क्लास फेलो की बॉयफ्रेंड से कुटाई भी करवाई, और इन्हीं दिनों इम्ताब भाई का वो मैसेज आ गया। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने वो मैसेज स्क्रीनशॉट अपनी इस क्लास फेलो को भेज दिया। उसने भी मैसेज को गलत ही समझा और कहा ये बंदा भी मेरे नो के पीछे है। इसने कहा मैं खुद कुछ करती हूँ, लेकिन मुझे जरा अंदाजा नहीं था वो तुम्हें वो प्रिंट करवा के धमकी के साथ भेज देगी। मैंने ये बिल्कुल बददिमाग होकर कर दिया, पर तुम दो के बीच बहुत तनाव ले आई, मेरी गलती। मैं ये बोझ अपने दिल पर नहीं सह पा रही किरण, सह पा रही थी किरण। तुम मुझे माफ कर दो, तुम मेरी डॉक्टर हो, मैं तुम्हारे साथ इतना बुरा कर बैठने पर पछता रही हूँ। नामा ने ये सब बिना रुके कहा, पर हैरान थी कि किरण ना तो बरहम हुई ना हफा, बल्कि उल्टा ब्लश करती मुस्कुरा रही थी। तुम ये ना करती नामा तो शायद मैं और इम्ताब इतने करीब फिर से कभी ना आते। तो तुम्हारे बकौल खराब अमल भी मेरा भला कर गया, क्योंकि तुम्हारी नीयत किसी को तकलीफ देने की ना थी। तभी अल्लाह ने इस शर में भी खैर डाल दी। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो और हर मोहब्बत करने वाली बीवी ऐसा ही पागलपन कर देती। तो शर्मिंदा या परेशान मत हो मेरी जान। नामा ने बेख्तियार मुस्कुराकर उठ बैठे किरण को देखा, जिसे यकीन ना कर पा रही हो कि सच में हैरान कुन था। क्या दिल तो नहीं रख रही मेरा? सच में तुम दोनों आपस में ठीक हो? नामा की बेचैनी देखे किरण शोक सा शर्मीला मुस्काई। राज की बात बताऊं, वो इतना रोमांटिक तो कभी नहीं था जितना इस सब के बाद हुआ। मैं तो शौक रह गई। इससे क्या हो गया? दरअसल हमारी शादी लव मैरिज ही थी। शादी के इब्तदाई 3 माह हमने वर्ल्ड टूर ही किया। उसकी फैमिली के साथ रही। हमें ज्यादा करीब आने का मौका नहीं मिलता था, पर फिर भी हम क्लोज थे। लेकिन जब ये हनीमून और फैमिली टूर खत्म हुआ तो उसकी और मेरी जॉब ने हम दो को दो किनारों सा कर दिया। मैं इसे इग्नोर कर देती थी कि ये अपना ही है, समझ जाएगा, और वो मुझे तंग नहीं करता था। हमने कई साल ऐसे ही जाया कर दिए। फिर एकदम तुम और तुम्हारा पागलपन वसीला बना कि हम इस हद तक करीब आ गए जितने शादी के पहले 3 माह भी ना आ सके। तो मुख्तसर ये कि थैंक यू। किरण की आसूदा आंखों में ढेर सुकून देखे नामा को तसल्ली मिली। उस दिल पर धरी सिल हट गई। अल्हम्दुलिल्लाह, वरना मैं तो सोच सोच कर आदी हो जाती। तुम इम्ताब भाई को बेचारे से समझाने की कोशिश करना, ताकि वो नू से नाराजगी खत्म कर दे। पता नहीं नू ने उनको क्या जवाब दिया, पर मैं नहीं चाहती वो नू को कभी भी बरहम नजरों से देखे। नामा का बस ना चल रहा था, सब कुछ पहले सा कर देती। वो उससे बहुत अटैच है, इससे कभी नाराज नहीं हो सकता। तुम इजी हो जाओ और रेडी रहो हाला बनने के लिए। किरण ने शौक मुस्कुराते इसे उठने में मदद देते अपनी चेयर का रुख किया तो नामा अपनी शर्ट ठीक करती हंस दी। तुम खुद मामा बन गई तो मुझे कैसे देखोगी? नामा ने उठकर करीब आते नई फिक्र खोल ली। अब ये तो देखकर बताऊंगी कि कैसे होगा ये। और शरारत से बोली तो दोनों हंस दी। नामा ने ये कर तो दिया, अब नो को कैसे बताए? ये सोच सोच कर दिल होल रहा था, लेकिन अब बताना भी जरूरी था। तभी वो मॉल गई और वहां शॉपिंग के बीच एक खराफाती सा प्लान भी बनाया। जबकि सारिम ने फातिमा गुल को हॉस्पिटल लाया तो उसके हाथ का मुआयना हुआ। जबकि डॉक्टर ने कुछ ऑइंटमेंट और 3 वक्त की पेन किलर दी। जबकि वो कुछ टाइम से भूखी प्यासी थी तो एक ग्लूकोज की ड्रिप लगी थी। इसे खत्म होने तक इसे हॉस्पिटल रुकना था। सारिम ने डॉक्टर से खुद भी मिलकर तसल्ली की कि वो वाकई ठीक है, और भरपूर मुतमईन होते रूम में आया तो वो जो बेड पर बैठने के अंदाज में लेटी थी, सारिम को देखते ही उसकी तरफ बेकरार आंखें जमा गई। आपकी जान भी ले सकता था वो, कर देती डाइवोर्स पेपर साइन। क्यों अपनी जान को अजियत में डाला? उसके पास बैठे उसका ड्रिप की जिद में आया हाथ अपने हाथ में लिए नी दर्द भरी आंखों से फातिमा की सूजी आंखें देखते बोला। तो वो आंखें ही झुका गई। मैंने तरस तरस कर तो कोई तुम जैसा अच्छा पाया अपनी जिंदगी में, कैसे निकलने देती तुम्हें? सच में माँ बाप के सिवा कोई अपना नहीं होता। मैं अब कभी किसी पर एतबार नहीं करूंगी तुम्हारे अलावा। मैंने तुम्हारी बर्थडे खराब कर दी, आई एम सॉरी सारिम। वो इसे बेहद परेशान और निढाल लग रहा था, लेकिन फातिमा का सॉरी करना ज्यादा दुखी कर गया। ठीक भी आप ही करेंगी, मुझे इंतजार है रात 12 बजे तक। उसके हाथ को हनूज अपने हाथ में लिए ही बोला। तो फातिमा उसकी बात का महफूम समझ गई।
तभी तो पलकें सी आंखों पर लरजी। तुम ठीक हो? मैंने बहुत मिस किया तुम्हें। यही सोचती रही तुम मेरे गायब होने पर न जाने क्या सोच रहे होगे। यहाँ तक सोच लिया कि अगर तुम मुझे भूल गए, हम जिस तरह अचानक मिले हैं, मेरा दिल डर रहा था वैसे ही अलग ना हो जाए। वो अपने हाथ से खोल लेती। सारिम की ख्वाहिश बीच में दबा गई, पर वो उसके हाथ से सुनने में भी वैसी ही दिलचस्पी रखता था। भूल तो नहीं सकता आपको, पहली नज़र में ही हिफ्स हो गई थी आप मुझे। मैंने भी बहुत मिस किया, गुस्सा भी किया कि मुझे इस हालत में ऐसे इग्नोर करने की जरूरत कैसे की आपने। वो भी गमज़दा हुआ, दुखी लगा तो वो जल्दी से हाथ उसकी रुखसार से लगा गई। आंखों में एक जज्ब और दीवानगी हलकोर उठा। मैं तुम्हें कभी इग्नोर नहीं कर सकती, वो इसी जज्ब से बोली। क्यों? सारिम की आंखों में जमा होता खुमार नया सा था, डरा देने वाला, मबहूत तो मदहोश कर देने वाला। क्योंकि मुझे तुमसे प्यार की खुशबू आती है। वो आंखें फिर झुकाती, अपना हाथ नीचे करती, सारिम के हाथ को मजबूती से कस गई। मैं तो कह चुका हूँ मर गया आप पर, अपना बताएं। वो राज उगलवाने के दर पर उतरा था। जी उठी तुम पर, ऐसे बताने में और जान निकालने में ज्यादा फर्क कहाँ था। वो खुद को रोक ना सका, और इसने फातिमा गुल के होंठों पर झुकती गहरी गुस्ताही कर दी कि वो तो पत्थर की तरह हुई। खुद सारिम बेख्तियार पीछे हटे, साकिन सा हुआ। आई एम सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। वो मेरे अच्छे हस्बैंड और आशिक बनने की कोशिश कामयाब हो गई होगी फातिमा। वो बौखलाहट समेत जो बोला, फातिमा की घबराहट में मुतबस्सम से हया के रंग गुले। तुम बिल्कुल पागल हो। वो रोहानसी होती चेहरा ही मोड़ गई, जबकि सारिम ने झुककर इसे तकियों से लगकर चेहरा मोड़ता देखे। उसकी गर्दन की उभरी रग चूमते फातिमा गुल की बेदाग मुलायम गाल पर लाकर अपने होंठों का सफर रोका, तो वो यूं थी जैसे उसके वजूद से सारी जान और लहू निचोड़ लिया गया हो। हॉस्पिटल है, मत करो सारिम। उसे रोकने की नाकाम कोशिश करने लगी, उसके सीने पर फिर नरमी से हथेली रखी। आप भी मर मिटी है ना मुझ पर। वो उसका फेरा चेहरा पकड़कर सामने करता, फिर से इन महमली रंग ओढ़ते आंखों के गोशों तक झांकते सरगोशी में बोला। तो फातिमा गुल ने कुछ ही सातों में सर इस बात में हिलाया। पता था, अब मुझे डर नहीं, कोई मुझसे आपको तामर छीन सकता है। मुझे आपकी ये गाल बहुत पसंद है, बाइट कर लूं फातिमा। वो अपने खुमार को झटक कर एक नई फरमाइश करे। फातिमा को भी संभलने का मौका बख्श गया। मारूंगी, वो हफ्की से घूरी और गाल पर हाथ रखा। प्लीज, वरना मैं फिर से कोई गुस्ताही कर बैठूंगा। कुछ नेमल बदल फराहम करें जानम। वो जिद पर उतरा तो फातिमा ने अपनी गाल पर से डरते डरते हाथ हटाया। सारिम ने उसकी गाल अपने होठों के दायरे से में भरते एहतमाम में दांतों के बीच लेकर आजाद की, तो रूबरू होते एक हंसा और एक मुस्कुराई। अब तुम बर्थडे का दूसरा गिफ्ट भी ले चुके हो, ओके ना? वैसे बच्चों की तरह समझाती बोली। किसकी बात कर रही हैं? सारिम के बेबाक अंदाज पर वो शर्मीली फिर नजरें झुका गई, फिर धीरे से मुंह हिलाया। अगर ना करता तो आप ये गिफ्ट देती आज। वो सच में सदमे किसी कैफियत में बोला। हाँ, पर तुमने खुद ही हक वसूली कर ली। वो जल्दी से आंखें उठाए एतमाद में आई, तो सारिम ने वही बेबाक इस्तेहकाक फिर से इसी तरह लुटाया, तो फातिमा की आंखें सदमे से फैली। ले, वापस कर दी, अब तो मिलेगा मुझे गिफ्ट। वो आंखों में शरारत भरता बोला, तो फातिमा ने शिकवा के ना होते से घूरा। सारिम हंसा। ये कैसी धांधली है सारिम? और शिकवा किए बिना ना रह सकी। मैं क्या करूं, मुझसे रहा नहीं जा रहा। मैं तो आपको गोद में उठाने का भी सोच रहा हूँ, पर जानता हूँ अभी ये मुमकिन नहीं। आप भारी नहीं, पर मैं भी ये वाले रोमांस के लिए वीक हूँ। वो हर जवाज लिए बैठा था। फातिमा ने मुस्कुराकर इसे देखा, वो सच में बहुत प्यारा था। तुम मुझे भी पागल कर दोगे, हक मी प्लीज। वो दोनों बाजू खोलती है जैसे हार माने, टूटे लहजे में बोली। सारिम ने फौरी से अपने गले लगाया। दोनों की गिरफ्त नाकाबिले बयां थी, पुरजोर, पुरहिलावत और पुरसरूर। आपका चेहरा क्यों उतरा है? सुरैया को खाना खिलाते वो उनके उदास चेहरे को देखते फिक्र से बोला।
जिन्होंने अमाइल का हाथ पकड़ते आस भरी नजरों से देखा। इसलिए कि मुझे होश में लौटे इतने दिन हो गए, पर तुमने अभी तक माफी की बात दोबारा नहीं दोहराई। ऐसे कैसे एनर्जी लौटेगी इन परहेजी खानों से? वो बेड ग्राउंड से टेक लगाए, इतनी जालिम होकर भी इस वक्त मासूम सी लगी। डॉक्टर साहब बस से लब मुस्कुराते नजर आए, पर आया ना होने दिया। लौट आएगी देखिएगा। अजनू भाई की बर्थडे पार्टी है, आप चलेंगी? वो सूप स्पून में भरता एक बार फिर उनके होंठों तक हाथ लेकर गया। जब वो अमाइल की बात टालने पर फिर से उसका हाथ पकड़ कर रोक गई। मामा कब कहोगे? तुम्हें पता है मुझे ये दूसरी जिंदगी यही सुनने को मिली है। बस कर दो ना, इससे ज्यादा सजा नहीं झेल पा रही हूँ अमाइल। वो फिर से तारीक चेहरे और भुजी आवाज में मिन्नत कर उठी। तो अमाइल ने सूप बाउल साइड रखा और उन्हें देखने लगा। उस दिन कहूंगा जिस दिन डैडी की तकलीफ का कुछ उजाला हुआ, इससे पहले जुबान साथ नहीं देगी। अमाइल ने सीधा सवाल मामला सामने रखा। कैसे करूं उसका उजाला जिसने इतने दिन से मुझसे आकर मिलना दूर देखना तक गवारा नहीं किया, जो नफरत करता है मुझसे? वो आवाज को भीगने से रोक ना सकी। नफरत नहीं करते आपसे। वो सुरैया बतूल के कहे की दुरुस्तगी फौरन तड़प कर गया, तो वो बेआस होकर खामोश हुई। मोहब्बत भी नहीं करता। सुरैया की आवाज सरगोशियों में ढली। वो यही हसरत ही तो सुनने का तलबगार था। आपको ऐसा लगता है तो ऐसा ही होगा फिर। इब्दार साहब यही हैं। मैं रात तक ज्वाइन करता हूँ आपको। वैसे कुछ दिन तक आपको जब डिस्चार्ज किया जाएगा तो वो आपको अपने घर ले जाएंगे। मेरे घर तो मेरे डैडी हैं, इसलिए मैं नहीं लेकर जाऊंगा। अमाइल ने दबी सी मुस्कुराहट लिए उठ खड़ा होते कहा। तो सुरैया को हफ्की से घूरता पाए वो महसूस हुआ। क्यों मैं तुम्हारे डैडी को काट खाऊंगी? चिरसी सुरैया के लहजे से दबकी। वो कुछ दिन से मामा को ऐसे ही टीज कर रहा था। अब चिढ़ती हुई प्यारी लगती हैं, पर काट खाया नहीं जाएगा आपसे। बस एहतियात जरूरी है। कहते हैं इस उम्र के बुड्ढों का कोई एतबार नहीं होता, और अगर वो बुड्ढे हैंडसम हो तो एहतियात दुगनी करनी चाहिए। अमाइल उसे तंग कर रहा है, सुरैया अब समझी। तभी चिढ़ने के बावजूद उसकी आंखें अजीब सा मुस्कुराई। तुम्हारे डैडी बहके मिजाज के हरगिज नहीं है। वो अब भी अमाइल की शरारत की पीक तक ना पहुंच सकी थी। वो तो नहीं है, आप बहक गई तो? अमाइल ने हफीफ सी बती सी दिखाई। पिटोगे तुम? मैं तुम्हें ऐसी लगती हूँ? सरिया के पास कुछ होता तो इस आफत औलाद को मजा चखाती। अब आप भी इतनी अब आप अब भी इतनी हसीन हैं कि मेरे डैडी की गुरेज की वजह ये भी है कि कहीं उनका दिल दोबारा न धड़क उठे। जो दिल मर जाते हैं उनको दोबारा धड़कने में बड़ी तकलीफ उठानी पड़ती है। इस बात को कहने और सुनने में मुश्तरका दुख छुपा था, जिसने दोनों को कुछ पल खामोश कर दिया। मेरी तरफ से नू को प्यार और दुआएं देना। ठीक होकर मैं भाई के साथ ही जाऊंगी यहाँ से। सुरैया ने चेहरा झुकाते हतमी फैसला लिया। हाँ, फिर हम आपकी बारात लाएंगे और पूरे हक से आपको हैंडसम बुड्ढे के हवाले कर देंगे। वो दिल ही दिल में सोचता महजूज हुआ, क्योंकि नू ने अपनी हराफाती प्लानिंग में अमाइल को भी गुज़िश्ता शब शामिल कर लिया था। चले रात में मिलता हूँ। वो इन्हें नर्म मोहब्बत भरी नजरों में बसा था दरवाजे की तरफ बढ़ा, तो सुरैया ने तड़पती नजर दरवाजे पर डाली, पर फिर बेबसी से झुका ली। वो बाहर निकला ही वो बाहर निकला ही कि मानिया आती नजर आई, जो इसे ही पिक करने आई थी, क्योंकि माइल की गाड़ी सर्विस के लिए गई थी और इन दोनों बर्थडे बॉयज के लिए गिफ्ट्स लेने जाना था। मेरे हैंडसम, तुम फ्री हो गए? वो पास रुकी, इतनी तरोताजा और फ्रेश लग रही थी कि अमाइल की सांसों तक वो ताजगी बस्ती महसूस हुई। नहीं हुआ? कहो तो फ्री होकर दिखाऊं डार्लिंग। वो खड़े खड़े उसकी कमर में बाजू खायल करता। मम्मी बॉय से अचानक वापस हॉट हस्बैंड बना, तो वो भी यू रूम के बाहर। तो मानिया ने इससे आंखें निकाल कर घूरा। आप भूल रहे हैं डॉक्टर साहब, यहाँ आपकी एक डिसेंट रेपुटेशन है। अगर किसी ने आपको ऐसे सरे राह बहकते देखा तो अफवाहें फैल जाएंगी कि आप अपनी बीवी के लिए किस कदर बेकरार और छोरे हो रहे हैं। वो भी अब बहुत खुश लगती थी। अमाइल की जात में उतरी आसूदगी बराह रास्त मानिया की जात पर असर किए से महका रही थी। थैंक यू मुझे याद दिलाने के लिए, वरना मैं तो यहीं तुम्हें पकड़ कर दीवार से लगा देता।
وہ مانی ہز نگاہوں سے مانیہ کی تازگی سے لبریز چہرے کی رنگت میں سراسر گلال گھولنے کی کوشش کر گزرا کہ مانیہ کو اپنی حالت قابو کرنے کو نظریں زیر کرنی پڑی۔ بے شرمی پھر سے شروع۔ وہ شرمگی سا شکوہ کرے واپس اس کی سیاہ آنکھوں تک دیکھتی بولی، ختم ہی کب ہوئی تھی؟ آ جاؤ، اچھا یہ بتاؤ کیا گفٹ لیں دونوں کے لیے؟ وہ اول جملہ آنکھ دبا کر کہے اسے ساتھ ہی لیے بڑھا تو مانیہ نے اسے کچھ شارٹ لسٹ گفٹس کا بتایا۔ دونوں نے انہی میں سے کچھ ڈن کیا۔ 6 تک وہ دونوں فارم ہاؤس پہنچے، جبکہ فاطمہ اور سالم دونوں کا ویلکم ناما، میکائل اور دیشا نے بہت پیار سے کیا۔ فاطمہ کے ساتھ کیا ہوتے ہوتے رہا اس کی تفصیل جان کر وہ تینوں دہل سے گئے، پر نو کے فیصلے پر خوش ہوئے کہ فاطمہ اب سے دکان ولا ہی رکے گی۔ فاطمہ کو رات تک کے لیے ریسٹ کا کہا گیا تو سالم اس کا ہاتھ پکڑے اپنے ہی روم میں لایا، پر وہ دروازے میں ہی ڈر کر رک گئی۔ کیا میرا روم کرنٹ چھوڑ رہا ہے؟ اس کی گریز پر چپ نہ رہ سکا۔ فاطمہ نے فوری بے چارگی سے نفی میں سر ہلایا، نہیں، پر وہ جب دروازہ آگے کر رہا تھا تو فاطمہ گل کچھ کہتے کہتے رکی اور آہستگی سے سالم کی طرف ہاتھ لے جا کر پشت پر باندھتی اس کے سینے سے جا لگی۔ وہ خوشگوار حیرت بھرا مسکرایا اور اپنے ہاتھوں کا ہلکا سا فاطمہ کی گرد ترتیب دیا۔ کس سے آگے جانے کی جرت نہیں مجھ میں، تو میرے کمرے سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں۔ ویسے بھی آپ کا ہاتھ جب تک ٹھیک نہیں ہوتا میں قریب نہیں آ سکتا آپ کے۔ مجھے آپ کی مزاحمت چاہیے ہوگی جو اس حال سے آپ نہیں کر سکیں گی، تو بھی محفوظ سمجھے خود کو۔ اس کے کان میں یہ معنی ہے سرگوشیاں کرتا فاطمہ گل کو مزید مچلنے اور سمٹنے پر مجبور کر گیا۔ وہ ذرا ہمت کرتی دور ہوئی۔ اس نے آنکھیں اٹھا کر سارم کی آنکھوں میں جھانکا۔ مجھے سچ میں لگا میں فائنلی اپنے گھر پہنچ گئی۔ میں تمہارے ساتھ اس روم میں رہنے پر بہت خوش ہوں، پھر چاہے جو بھی ہو جائے۔ سالم کو اس سے اسی منشا اور رضا کی چاہت تھی۔ کچھ بھی میں سب کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی ٹھوڑی پر ہاتھ کی پکڑ جماتے سرگوشی میں بولا، ہو جائے، مجھے کوئی فکر اور پرواہ نہیں۔ اس کا ہاتھ ہٹائے پھر سے اس کو جکڑ کر سینے میں سمٹی اور سالم کے لیے سینے کی رہی سہی تکلیف کا مداوع ہو گیا۔ وہیں ناما اور میکائل سٹنگ ایریا کی سجاوٹ کروانے کے ساتھ نہ جانے کس بات پر مسکرا رہے تھے جب نو گھر میں داخل ہوا۔ ایک بار پھر اول اول جلن نمودار ہوئی۔ وہ میکائل دکان کے ساتھ باقاعدہ ہنس رہی تھی۔ ارے ہمارا بڑا برتھ ڈے بوائے آ گیا، ویلکم سرکار، نائٹ شفٹ کے چکر میں تیری وش لیٹ ہو گئی، آ جا سینے سے لگ۔ میکائل کی آواز کی تعاقب میں ناما بھی مڑی تو وہ دونوں سے خفا خفا قریب رک کر سجاوٹ کو سرسری سا دیکھنے لگا۔ خاص کر بلونز دیکھ کر اس نے خفا نظر ان سسر بہو پر ڈالی۔ میں کوئی بچہ ہوں جو آپ نے یہ بلونز لگوائے؟ اور رہی بات برتھ ڈے وش کی، سب نے وش کیا آپ دو کے سوا۔ میں کوئی کوکاف تھا جو آپ دو سے کال نہ ہو سکی؟ اور گلے لگائیں آپ اپنی چہیتی ناما کو۔ وہ دونوں سے ناراض سا کہہ کر چلا گیا، جبکہ ناما اور میکائل دونوں حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکتے رہ گئے۔ اف، یہاں تو حالات بہت گرم ہے ناما، اب کیا کریں؟ میکائل فکر مندی سے ناما کو دیکھنے لگے جو آگے سے مسکرائی۔ ڈونٹ وری میکائل انکل، روم کی ڈیکوریشن دیکھ کر سارا غصہ ہوا ہو جائے گا ان کا۔ وہ اب بھی پر امید تھی۔ روم کے ساتھ روم والی بھی ہونی چاہیے۔ جاؤ دیکھو سے، اچھی بلی پارٹی کا ستیہ ناش کرے گا یہ آدمی اپنے گندے موڈ سے۔ ناما نے میکائل دکان کے مشورے کو فوراً مانتے یس باس کا اشارہ کیا اور جلدی سے کمرے کا رخ کرے زینے چڑھی۔ جبکہ نو نے جب روم اوپن کیا تو بے شمار پھولوں کی سوندھی مہک ایک ساتھ اس کی سانسوں میں اتری۔ پورا روم پنک روزز سے ڈیکوریٹ تھا اور میٹرس پر ایک 2 سرونگ سائز کیک رکھا تھا جس کی کینڈل ابھی بجھی تھی۔ نو کے غصے اور ہفکی پر اس ماحول کی تازگی کی پھوار پڑی اور جیسے ہی وہ کمرے میں انٹر ہوا ناما بھی اندر آتے دروازہ آگے کر گئی۔ ہیپی برتھ ڈے نو، وہ اس کو عقب سے اشارے چہک کر بولی تو نو نے ناراض رہنے کی بہت کوشش کی پر ممکن نہ ہوا۔ اس تیاری سے لگ رہا تھا یہ ناما نے رات سے کروا رکھی ہے۔ تھینک یو ناما، وہ بھی اداس ہی لگا جب ناما جلدی سے اس کے سامنے آئی اور نو کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں دبائے۔ یہ میں نے رات سے آپ کے لیے سرپرائز ارینج کر رکھا ہے، پر آپ کی ارجنٹ سرجری تھی نو، پہلے پتا ہوتا تو آپ کا آفس سجوا دیتی۔
फिर सोचा अब घर तो आएंगे ही। कॉल पर विश करते मैं और मिकाइल अंकल हम दो के सरप्राइज बेनकाब हो जाते। उन्होंने पार्टी रखी आप दो के लिए, जबकि मैंने हमारी ये दुनिया सजवा दी। वो इसे मनाने के जतन करती मुस्कुरा रही थी, पर वो चाहता था वो उसके पास आकर विश करती, यूनो के लौटने का इंतजार ना करती। दुनिया जहां इसे विश कर चुकी थी तब जाकर नामा ने किया, वो हरगिज खुश ना था। ठीक है, वो बेदिली से बोला। तो नामा ने बिल्कुल बुरा ना मनाया। आए एक छोटा सा केक मेरे साथ काटे, फिर रात में बड़ा वाला भी काट लीजिएगा। वो मुस्कुराकर बेड के साथ बैठी और लाइटर से वो छोटी सी कैंडल जलाई। फिर वो उठकर इस मिनी पीच केक को लिए नू के पास आई। मेरा मूड खराब है, तुम खुद काट लो। वो नफी में सर हिलाता जाकर मैट्रेस पर बैठा शूज उतारने लगा। नामा ने एक मायूस निगाह इस खूबसूरत केक और कैंडल पर डाली और चलती हुई नू के पास आई। फूंक मारे मैं केक काट लूंगी। वो उसके सामने तन कर खड़ी कैंडल केक उसके सामने किए, फिर से शौक सा मुस्काई। तो उन्होंने इस कैंडल को गंदे से मूड में ही जोर से फूंक मारे बुझा दिया, बल्कि हल्की सी केक में अटकी कैंडल को नीचे गिरा दिया। बेचारा केक भी ऐसी फूंक पर उदास हो गया। तो नामा तो फिर नामा तो दुकान थी कि कैसी गंदी फूंक मारी, कैंडल ही उड़ाकर नीचे गिरा दी। विश मैंने लेट किया तो इस बेचारी मासूम का क्या कसूर है। वो नीचे गिरी कैंडल देखे रुहासी हुई बोली। तभी उन्होंने उसकी बाजू खींचकर से केक प्लेट समेत अपने थाई पर ला बिठाया। पर एक तरफ वो भूरी आंखें धुंधला गईं और एक तरफ फिजल आंखें गुस्सा और हफ्की जाहिल करती महसूस हुई। आज के बाद ऐसा मत करना। तुमने ही कहा था बर्थडे सेलिब्रेट करूं मैं तो करता ही नहीं था। और तुमने ही विश नहीं किया वक्त पर। नामा ने उसका शिकवा तहम्मुल से सुना। फिर केक का छोटा सा टुकड़ा अलग करते इसने नू के होंठों से जोड़ा। अभी आपकी बर्थडे खत्म नहीं हुई तो वक्त पर ना करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ज्यादा रोब झाड़ कर सोहे नहीं बने। आ करें वरना मुंह पर मल दूंगी आइसिंग। वो भी तो नामा थी, किसी रोब में ना आई, उल्टा डांट गई। लगाओ मुंह पर। मैंने तुम्हें बदले में केक बात ना दिया तो मेरा नाम बदल देना। वो अभी भी झाड़ रहा था। नामा ने जबरदस्ती वो बाइट नूक के मुंह में ठूसी और अपनी उंगलियों पर लगी आइसिंग इससे पहले साफ करती। उन्होंने उसका हाथ पकड़े वापस होंठों तक लाते। वो आइसिंग जैसे जुबान फेरते साफ की। नामा की आंखें फैली, फिर पूरा चेहरा हफीफ सा सुर्ख हुआ। ऐसी हरकतें करते टीनेज आशिक लगते हैं। यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि आप नूअदा दुकान है। वो अपनी उंगलियों की सफाई देखते बोले बिना ना रह सकी। जिसने अब की बार नामा के होंठों पर नजर जमाई, फिर उसके हाथों में पकड़ी प्लेट में रखे इस मिनी केक से आइसिंग उंगली पर लगाते नामा के होंठों पर लगाई। तो वो जवाबन ऐसी छिछोरी हरकत पर आंखें निकाले गोरी। ये क्या कर रहे हैं? वो गर्दन पीछे करती मिनमिनाई। जब मुझे तुम पर गुस्सा होता है तुम्हारे लिप्स कम मीठे लगते हैं, लेकिन अभी मेरा शुगर लेवल लो है तो आइसिंग की सीजनिंग की है। तुम्हें कोई मसला है बीवी? वो बदलिहाजी से बोलता सर्द निगाहों से नामा की जान निकालने के दर पर था। और वो जानती थी होंठों से शुरू होती ये बात कहाँ निकल सकती है। तभी पहले अपने कारनामे का बताकर वो नू को सारा नाराज करना चाह रही थी, ताकि फिर एक बार ही मनाए। मसला आपको होगा जब मैं हाथ नहीं आऊंगी और आपको मेरी क्रेविंग होने लगेगी। वो हनूज पीछे ही हटी बोली, जबकि नामा ने बेख्तियार और बेध्यानी में लिप्स पर होती उलझन के सबब अपनी ही जुबान होंठों पर फेरे। वो आइसिंग खुद ही हड़प की। तो नू की आंखें मजीद गुस्सीली हुई। तो मेरे हक खाना बंद करोगी या नहीं? वो सख्त तंग आए बोला। नामा ने घबराकर अपने होंठों को छुआ, फिर मस्कीन सा मुस्कुराई। सॉरी, सच्ची मुझे पता नहीं चला। वो जल्दी से माफी तलाफी पर उतरी तो नूर चेहरा मोड़ गया। उठो यहाँ से, सख्ती से हुक्म आया। तो नामा ने प्लेट मैट्रेस पर उछालते दोनों बाजू उसके गर्दन में परोए। प्लीज प्लीज मान जाएं। उसके चेहरे से लगती दुहाई देने लगी। मान गया, हटो। वो अब भी ना माना था। पक्का? वो जरा से पीछे हुई तो उन्होंने इस वक्त इस कहर से निजात को उसके होंठों को हल्का सा छुकर मामला खत्म किया। दूसरे लफ्जों में जान छुड़वाई। हाँ पक्का। रू के सरसरी सा कहने पर वो फौरन मुस्कुराकर पूरी सामने हुई। अच्छा, मुझे ना कुछ बताना था आपको। नामा ने जिस तरह हिचकिचाते तमहीद बांधी।
नू को आसार फिर किसी ब्लंडर के महसूस हुए। अगर तुमने फिर से कोई ब्लंडर किया तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें नामा। वो वार्निंग देता घूरा तो नामा ने सर गिराते चेहरे पर मजलूमियत सजाई। मैंने किरण को सब बता दिया, सॉरी भी किया। मेरे दिल पर बोझ था नो, मैं क्या करती। और आपको पता है वो क्या कह रही थी? नामा की बात मुकम्मल होने से पहले ही वो इस पर स्पष्ट सा चिल्लाया तो वो जल्दी से उसकी गोद से निकलती उठी। वो भी उठा। लग रहा था अभी आतिश फिशां बने फट पड़ेगा। तुम कभी नहीं सुधर सकती। तुम्हें मना किया था नामा, फिर जुर्रत कैसे की तुमने मेरी नाफरमानी करने की? अपनी बोझ तो तुम बांट आई। मेरे दिल का क्या क्या सोच रही होगी किरण तुम्हारे बारे? वो इस कदर गुस्सा हो गया कि उसका चेहरा सुर्खियां छोड़ गया, जबकि नामा ने जल्दी से हाथों में उसका चेहरा भरा। मेरी पूरी बात तो सुन लें। इस ब्लंडर ने ही उसे इम्ताब भाई के करीब कर दिया। वो दोनों कभी इतने पास ना थे जितना अब। वो तो उल्टा मुझे थैंक यू कह रही थी। मेरी नीयत किसी को तकलीफ देने की नहीं थी। तो देखे ना, कुछ बुरा नहीं हुआ। इम्तियाज भाई आपसे कभी नाराज या खफा नहीं हो सकते, ना वो आपको शर्मिंदा देख सकते हैं। वो नामा के हाथ पकड़कर परे करता, इसे अब तक जख्मी या आजरदा निगाहों में बसाए हुए था। उसके हाथ हटाने पर वो और गमजदा हुई। तुम हमेशा वही करती हो जो तुम्हें ठीक लगता है। मेरी किसी बात की अहमियत नहीं। तुम सुरखरू रहो नामा, मेरी खैर है। खुश होना, बस अल्लाह तुम्हारी खुशी सलामत रखे। उसके हाथ आजाद करता कमरे से जाने लगा जब वो रास्ते में ठहर कर इससे रोक गई। नो, नामा की पलकें से पुकारते आवाज के साथ भीगी। मेरे करीब भटकने की कोशिश भी मत करना। कुछ देर, बहुत गुस्सा हूं मैं तुम पर। वो नामा की बाजू हाथ में दबोच कर धमकी पर उतरा, पर नामा को कब परवाह थी। आप बर्थडे मुझसे रूठ कर मनाएंगे, मैं सांस नहीं ले पाऊंगी ऐसे। मुझे भी तो समझने की कोशिश करें। अपनी गलती का एतराफ आपकी रूह होने के बावजूद मुझ पर फर्ज है नो। ये ज्यादतियां जो बहैसियत इंसान हमसे सरजद होती हैं, इनकी जितनी जल्दी तलाफी कर ली जाए उतना बेहतर है। अब कम से कम उसके दिल के वसवसे और खदशे तो मिट जाएंगे ना। मैं जो भी करती हूँ सब गलत हो जाता है, पर मैं क्या करती। मैं जुल्म करके भूल जाने वालों में से नहीं हूँ। उसे समझाने की कोशिश करे, रोक तो गई, पर वो अभी चिड़चिड़ा हो रहा था तो इसे कुछ समझ ना आ रही थी। तुम हो, तुम मुझ पर जुल्म करके भूल जाती हो। वो दुगना वहशी हुए बोला तो नामा ने गाल फुलाकर उससे देखा। ये आदमी गुस्से में इतना बड़ा इल्जाम लगा रहा था। अगर आप मेरी जान ना होते तो इस बेजा इल्जाम पर मैं आपको दो मुक्के लगा देती। कौन सा जुल्म किया मैंने आपकी नाजुक जान पर? उल्टा आस्तीनें चढ़ाती मैदान में उतरी तो नू ने उसकी कमर में बाजू जकड़ते जोर से अपनी तरफ खींचा। तुम मुझे बख्श दो, मैं तुमसे अभी नाराजगी हटाने पर राजी नहीं। इसलिए जितना मुझे छेड़ोगी मैं उतने नाहक इल्जाम लगाता जाऊंगा। समझ गई? वो उसे लफ्ज लफ्ज चबाता बोला, पर नामा ने डिठाई का सबूत देते सर नफी में हिलाया। नहीं समझी। वो बेबाकी से बोली, जरा जो इसे इस बंदे का खौफ लाहक हुआ हो। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो नामा। वो चीखने की कोशिश में बेबसी बसी से आवाज दबा गया। ये आपका आखिरी फैसला है? नाराज रहना है मजीद? वो उसका हाथ हटाती जरा संजीदा होकर बोली, हाँ रहना है। वो हट दर्मी दिखाए अकड़ा तो नामा ने फिर से मजलूम शक्ल बनाई, जैसे चाह रही हो वो इस पर तरस ही खा ले। मैं 12 बजे से पहले आपको ना मना सकी तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। वो उंगली उठाकर चैलेंज कर गई। आवाज कड़क और दमदार हुई। नाम बदलकर चुड़ैल रख दूंगा, डन। वो भी जिद करने ललकार कर बोला। नामा ने दांत पीसे पर बज़ाहिर जबरन मुस्कुराई। "हम्म।" वो मुंह फेर कर खड़ी हुई तो उन्हें मुस्कुराहट हल के पार घोट कर वापस बुरा सा मुंह बनाया और बाकायदा नामा के साथ से इसे होकर रसीद करते गुजरा, जो उसकी इस हरकत पर सीख पा होकर रह गई। जी जनाब, तो सेकंड लास्ट एपिसोड कैसी लगी आपको? बेफिक्र रहें, लास्ट एपिसोड में जब तक सब कुछ खत्म नहीं होगा, सबके खुले पंडारे क्लोज नहीं होंगे, तब तक एंड नहीं होगा। और ये पार्ट्स कितने होंगे ये तो कहानी पे डिसाइड करेगा। सबके बच्चे भी दिखाऊंगी तो डोंट वरी, बिल्कुल परेशान नहीं होना। सेकंड लास्ट एपिसोड आप
میں نے اس لیے شو کر دیا تھا کہ آپ لوگوں کو، جن لوگوں کو لگ رہا ہے نا کہ میں اس کو لمبا کر رہی ہوں، ختم نہیں کر رہی ہوں، ان کو ذرا حوصلہ تسلی مل جائے کہ میں اس کو واقعی ختم کر رہی ہوں۔ تو لاسٹ پارٹ جتنے بھی ہوں گے وہ بہت ہی مزے کے اور ایکسائٹنگ ہوں گے اور فل آف فن ہوں گے، فل آف مستی، فل آف رومانس، فل آف تھرل، تھرل تو نہیں، فل آف مطلب فیملی کے بھی سینس ہوں گے بہت مزے مزے کے۔ تو ملتے ہیں لاسٹ ایپیسوڈ کے پارٹ 1 میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اچھا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے۔